आज क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, किसने पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट दिया, किसने नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया, एलन सी सैंपल कहां से बिलोंग करते थे। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं हूं ऋषभ प्रसाद, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अपने देखते हैं, किन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। क्या वो हम्बोल्ट है, या रिटर है, रैडजिल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैडजिल। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, देन वीडियो को प्ले करिए। इससे आपका कंसेप्ट जो होगा चैप्टर के प्रति वो और मजबूत हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following statement does not describe geography? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो नॉट, यहाँ पे डज नॉट, इसको ध्यान से देखिएगा, जो ज्योग्राफी को क्या करता है, डिस्क्राइब नहीं करता है। तो ये क्या है? पहला हम देखते हैं एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन। ये तो इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन है, यानी कि दूसरे एक दूसरे के साथ वो मिलता है। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ये ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों की ही रिलेशनशिप के बारे में बताता है। सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म मीन्स इन्वायरमेंट एंड मैन, दोनों के बारे में ही बताता है। नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण ज्योग्राफी का कोई अब महत्व नहीं है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर ये होगा, ये डज नॉट जो है ये डिस्क्राइब नहीं करता है ज्योग्राफी को। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव ह्यूमन। क्या है जिसमें एक्टिव ह्यूमन है, एंड अनस्टेबल अर्थ। और क्या है, अर्थ जो है वो अनस्टेबल है यानी कि मूविंग है। हु गेव द डेफिनेशन? इस डेफिनेशन को किसने दिया था? क्या वो रैडजिल ने दिया था, एलन सैंपल ने दिया था, ब्लैची ने दिया था, या कार्ल सॉसर ने दिया था? जल्दी से बताइए, इसका डेफिनेशन किसने दिया था? तो एलन सैंपल ने इस डेफिनेशन को दिया था। क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? तो नियो डिटर्मिनिज्म का फाउंडर किसे कहा जाता है? नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अगर इन्वायरमेंट के द्वारा आपको कभी रोका जा रहा है तो आपको रुकना चाहिए, देन उसके बाद आपको आगे फिर बढ़ना चाहिए। जैसे कि सिग्नल में होता है, रेड लाइट आने पे हमें अपने गाड़ी को रोकना पड़ता है, देन ग्रीन लाइट आने पे हमें आगे बढ़ना पड़ता है। सेम उसी तरीके से कंसेप्ट जो नियो डिटर्मिनिज्म का है वो उससे मिलता है। तो इसका फाउंडर किसे कहा जाता है? ग्रिफिथ टेलर को कहा जाता है, ब्लाची को कहा जाता है, मैकिंडर को कहा जाता है, हर्बर्टसन किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर को नियो डिटर्मिनिज्म का फाउंडर कहा जाता है। उन्होंने ही इस कंसेप्ट को दिया था। क्लियर हुआ आपका? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म? अब पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट क्या दिया होता है? तो पॉसिबिलिज्म का मतलब ये होता है जब नेचर आपको कुछ चैलेंज देता है तो आप अपने मुताबिक उसे ढाल लीजिए। इसे हम क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ ना? जैसे कि क्या होता है, साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड है, या कोई भी ऐसा अंटार्कटिका में देखिए बहुत ज्यादा ठंड है, बट वहां पे भी इंसान क्या कर चुके हैं, साइंटिस्ट क्या कर चुके हैं, अपने बेस कैंप्स बना चुके हैं जिसमें उतने -60-70 डिग्री में भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिज्म है, यानी कि नेचर आपको चैलेंज कर रहा है। इसमें नेचर पैसिव है और ह्यूमन एक्टिव है, वो अपने मुताबिक नेचर को ढाल लेता है। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था बताइए? तो ब्लाची ने इसका कंसेप्ट दिया था, ब्रूचिस ने दिया था, डिमाजिया ने दिया था, या फ्रेंच स्कॉलर पॉल ने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच स्कॉलर पॉल ने पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट को दिया था। यह हुआ आपका। हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म? स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? जैसे हमने ऊपर ही देख लिया, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में, उसी तरीके से स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म सेम ही है। किसने दिया था? तो ये दिया था ग्रिफिथ टेलर। वहां पे भी हम देख चुके हैं, ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट? अगर पीपल को इन्वायरमेंट के साथ मिलना है तो कौन सा इसमें से फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है? क्या वो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है? क्या ह्यूमन के इंटेलिजेंस के द्वारा पीपल और इन्वायरमेंट मिल सकते हैं, या पीपल परसेप्शन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, या ह्यूमन ब्रदरहुड के द्वारा? तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही
नेचर और ह्यूमन एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही सबसे अच्छा फैक्टर जो है इंटरेक्शन करवाता है पीपल और एनवायरमेंट का। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी इज रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लाची के द्वारा, ब्रूचिस के द्वारा, या डिमाजिया के, या रैडजेल के द्वारा? तो किनके द्वारा लिखा गया था ये? तो ये रैडजेल के द्वारा लिखा गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी भी हम कहते हैं इन्हें हैं। ओके, या फादर कह सकते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा है जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है? ट्रेवलर्स अकाउंट, ये तो है ही। ओल्ड मैप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ज्योग्राफी को जानना है तो ओल्ड मैप। सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, ये नहीं है। क्या है? मून के सैंपल से हम अपने अर्थ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान सकते हैं, तो ये नहीं होगा। एंशिएंट इपिक भी हमारे ज्योग्राफी के बारे में बताता है, ये सोर्स है। तो सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून से ये नहीं है, यहाँ पे नॉट के वर्णन किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। हम अपने 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है? सबसे पहला आपका दे दिया है एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक इलाका से दूसरे इलाकाओं में क्या अंतर, किसी एक इलाकाओं को अच्छे से स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि क्या क्या तत्व, क्या क्या चीज अलग है किसी अलग एरिया से। एरियल डिफरेंशिएशन में इसी चीज को पढ़ा जाता है। स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? किसी कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी या अलग अलग चीज का टेक्नोलॉजी का हम मदद लेके किसी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में अच्छे से जान जाते हैं, उसे हम स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और एक है, और चौथा नंबर जो आपका अप्रोच है वो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। किसी जगहों के बारे में, ये कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज्यादा होता था एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। किसी जगहों को हम बहुत ही ध्यान से एक्सप्लोर करते थे कि वहां क्या क्या चीज है, क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन हमने देखा, ए, बी और सी, ये तीन अप्रोच है। बट क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ये अप्रोच नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वांटिटेटिव अप्रोच, जो क्या है? नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए आगे चलिए। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 11 नंबर। विच ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसा कौन सा इन चारों में से ब्रांचेस है जो ह्यूमन ज्योग्राफी से नहीं कनेक्ट करता है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन तो ह्यूमन का ही पार्ट है, तो ये तो होगा ही होगा। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक भी है, जहां लोग रहेंगे वहां पैसे आएंगे, चीज आएंगे, इकोनॉमिक तो होंगे ही वहां। फिजिकल ज्योग्राफी, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट, ये सारी चीज आएंगे? नहीं। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, वो समझे आप। और सोशल ज्योग्राफी भी ह्यूमन का ही पार्ट है, सोशल एंड कल्चर। ओके, क्लियर हुआ ना आपका? तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू विच कंट्री डज LNC सैंपल बिलोंग, किस कंट्री से LNC सैंपल बिलोंग करते थे? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। ये सारे जो फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, ये तीनों यूरोपियन कंट्री और यूएसए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो कौन सा है? यूएसए से वो बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? यूएसए, याद रखिएगा अच्छे से, LNC सैंपल। ठीक है, उसका देखते हैं। विच अप्रोचेस वाज सपोर्टेड बाय विडाल डी ला ब्लाची के द्वारा, कौन सा कंसेप्ट को उन्होंने सपोर्ट किया था? क्या वो डिटर्मिनिज्म था, पॉसिबिलिज्म था, ह्यूमनाइजेशन था, या वेलफेयर अप्रोच था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट को ब्लैची ने सपोर्ट किया था, बट इसको दिया किसने था पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट को? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, कमेंट करिए जल्दी से। उसका हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 14। विच एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट, कौन सा इनमें से फिजिकल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? क्लाइमेट, ये तो है ही। रिलीफ, पहाड़, माउंटेन, ये भी है। वाटर, ये भी है। बट एग्रीकल्चर जो है वो फिजिकल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है। समझ गए ना आप? क्योंकि एग्रीकल्चर को तो हमने डेवलप किया, इसको तो ये फिजिकली अपने से नहीं बना ना, इसको हमने अपनी जरूरतों के लिए बनाया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन, किस सब्जेक्ट को मदर डिसिप्लिन कहा जाता है? क्या वो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, या पॉलिटिकल साइंस है? किसको कहा जाता है बताइए? तो ज्योग्राफी को मदर डिसिप्लिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जो
डिसिप्लिन के साथ कनेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स है, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, अर्बन, पॉलिटिकल, सोशल, अलग अलग सब फील्ड के साथ ये जुड़ा होता है। बोटैनी के साथ होता है, जियोलॉजी के साथ होता है, सॉइल ज्योग्राफी, पेडोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं आप, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज आपको पढ़ने की मिलेंगी। इस वजह से मदर डिसिप्लिन का रूप दिया गया है जियोग्राफी को। ठीक है। विच एलिमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर? इन चारों एलिमेंट में से किसे मदर नेचर कहा जाता है? क्या वो फिजिकल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है या इंडस्ट्रियल है? अब नॉर्मल देखिए, मदर नेचर किसको कहा जाता है? पेड़ पौधे, नदी को, पहाड़ को, इनको ही माँ के रूप में देखा जाता है। तो इस वजह से फिजिकल इन्वायरमेंट जितना है उन्हें हम मदर ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं, यानी कि नदी, जंग, वेजिटेशन, पहाड़, ये सारी चीजों को। ठीक है। विच कंसेप्ट हेल्प टू डिस्कवर फायर? कौन सा ऐसा कंसेप्ट था जिसने फायर के डिस्कवर में हेल्प किया? क्या वो ग्रेविटी के कारण फायर हुआ, फ्रिक्शन के कारण, डीएनए के कारण या डायनामिक्स के कारण? तो ये नॉर्मल सी कंसेप्ट है, ये बच्चे को भी पता होगा। फ्रिक्शन के कारण ही फायर को बना था। जब दो चीजों को हम टकराते हैं, जिसमें फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, उसमें से चिंगारी का उत्पन्न होता है। अगर दो हाथ को या बहुत जोर से घसीएगा तो वही गर्म हो जाएगा, सिंपल सा। ये क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। विच एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कल्चरल एनवायरमेंट? कौन सा इसमें से कल्चरल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? क्या वो विलेज है, टाउन है, पोर्ट है या क्लाइमेट है? कौन सा कल्चरल का पार्ट नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। तो क्लाइमेट जो है वो कल्चरल का पार्ट नहीं है, बल्कि विलेज, टाउन और पोर्ट ये कल्चरल है। क्लाइमेट क्या है? फिजिकल का है पार्ट। क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट? हाँ, नोट डाउन करते हुए चलिए इन क्वेश्चनों को। आप सोचिएगा कि एक बार देख के आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम से पहले आप सारी चीजों को भूल जाइएगा। अगर आप अभी नोट्स बना लेते हैं, बोर्ड में अभी भी कुछ दिन है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। विच सब फील्ड ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी? कौन सा सब फील्ड है जियोग्राफी का जिसे डेमोग्राफी के साथ कंटेक्ट है? तो डेमोग्राफी का मतलब ही होता है पॉपुलेशन, इसको याद रखिएगा। यानी कि पॉपुलेशन जियोग्राफी का मतलब होता है डेमोग्राफी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ये चैप्टर भी हमारा डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी जिसमें दिया गया है। नेम टू मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट? दो मेजर कंपोनेंट का आपको नाम बताना है। क्या है वो? क्या वो फिजिकल एनवायरमेंट क्लाइमेट है? क्या वो क्लाइमेट एंड लाइफ फॉर्म है? फिजिकल एनवायरमेंट लाइफ फॉर्म है? और नन ऑफ दिस है? तो नॉर्मल सी बात है, फिजिकल एनवायरमेंट और लाइफ, हम और नेचर, ये दो मिलके ही एनवायरमेंट को बनाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ हो गए। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, तो ही आपके जो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। सारे एमसीक्यू को मैंने कवर करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।